See, I was explaining a poem yesterday, Keeping Quiet, है ना? कल हमने एक poem पढ़ी थी, so we will continue that. थोड़ा सा repeat करेंगे, उसके बाद उसको continue करेंगे. Keeping Quiet is a poem in which the poet is telling us about इंट्रोस्पेक्शन, है ना? कल मैंने आपको एक वर्ड बताया था, इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है when we keep quiet for a while and think about ourselves. जब हम बिल्कुल चुप रहे और हमारे जो भी पर्टिकुलर एक्टिविटीज हम करते हैं उसके बारे में सोचें, ठीक है? एंड we were studying the slide number 15, I think, yeah, 14. We'll start with this. See, हमने कल देखा था कि पोएट इज टेलिंग टू अस कि हम थोड़ी देर के लिए कोई एक्टिविटी ना करें एंड वी शुड नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, ना ही किसी लैंग्वेज में बोले. ऑल दीज थिंग्स आर एडवाइज्ड जस्ट टू मेंटेन यूनिटी एंड ब्रदरहुड, है ना? पोएट जो है ये सारी चीजें हमें क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इफ वी डू समथिंग, कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी, you know, the poet is telling about to keep still, बिल्कुल चुप रहने के लिए और शांत रहने के लिए कहते हैं. इस चीज से उनका मतलब ये नहीं है कि हम हर एक चीज करना बंद कर दे. He means to say we must stop destructive activities. डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज का मतलब होता है कोई ऐसी एक्टिविटी करना जिसकी वजह से किसी का लॉस हो, है ना? अब ये वाला जो पैराग्राफ है इसको देखिए. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire. मतलब ये उन सारे लोगों को थोड़ी देर के लिए इनएक्टिव होने के लिए कह रहे हैं जो who prepare green wars. Green wars का मतलब यहाँ पर क्या है? The people who are harming the nature with their activities, है ना? मतलब ऐसे लोग जो अपनी एक्टिविटीज से नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है? अभी आगे आप 2-3 इमेजेस देखोगे, उसमें आपको पता चलेगा कि लोग किस किस तरीके से नेचर को नुकसान करते हैं. See what is written here. Green wars are the brutal war waged by man against nature. They exploit nature for selfish reason which leads to environmental degradation. ये मैंने कल भी आपको बताया था, like when we exploit the nature so much, जैसे we know that this time population is increasing so much, मतलब हमारी जो population है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है and we are having limited natural resources. So if we are using the resources at a vast level, vast quantity, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हम उन रिसोर्सेस को यूज करते हैं, तो क्या होता है? these resources may be extinct. वो जो रिसोर्सेस है वो डिग्रेड हो जाते हैं, फिनिश, खत्म हो सकते हैं. तो यहाँ पर हमें पोएट का ये कहना है that we are being selfish. हम लोग क्या कर रहे हैं? सेल्फिश बन रहे हैं. हम जितनी ज्यादा लग्जरियस लाइफ बिता रहे हैं उतना ज्यादा जो नेचर है वो डिग्रेड होता जा रहा है. Man's inability to appreciate his symbiotic relationship with nature results to untold suffering, and the day is not far when his own actions will threaten him of extinction. मतलब अभी के समय में क्या हो रहा है? लाइक इन ओल्डन टाइम, इफ वी टॉक अबाउट ओल्डन टाइम, जब हम पुराने समय की अगर बात करें, सो द पॉपुलेशन वाज नॉट सो मच, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी. सो व्हाट एवर रिसोर्सेस वी यूज, जो भी रिसोर्सेस हम यूज करते थे वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज नहीं करते थे. प्लस पॉल्यूशन अगर बढ़ता था उस समय, तो उस पॉल्यूशन की क्वांटिटी थोड़ी कम होती थी, तो नेचर अपने आप को हील कर लेती थी. बट नाउ द पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन बोथ आर इंक्रीजिंग सो मच. आपने डू यू रीड न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप? मैम कभी कभी. ओके. सी, व्हेन फर्स्ट लॉकडाउन स्टार्टेड, जब पहला लॉकडाउन हुआ था,
पूरी कंट्री में जितने भी व्हीकल्स थे, जो फैक्ट्रीज थी, एवरीथिंग वाज शट डाउन। हर चीज कंप्लीटली बंद थी। किसी भी शहर में, किसी भी विलेज में ना कोई गाड़ियां चल रही थी और ना ही कोई फैक्ट्री चल रही थी। सो इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, वो जो कम से कम 1 से 1.5 महीने का जो टाइम था, उस टाइम में न्यूज़पेपर में कई बार ये न्यूज आई कि हमारी जो एयर का पॉल्यूशन लेवल है वो बहुत ज्यादा कम हुआ है। मतलब जो पॉल्यूटेड एयर थी वो धीरे धीरे उसकी क्वालिटी सुधर रही है। उसका रीजन क्या था? द रीजन बिहाइंड इट वाज वी हैव स्टॉप्ड ऑल द व्हीकल्स। सारे व्हीकल्स और सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई थी। तो जो स्मोक वो लोग इमिट करते हैं, जो धुआं निकलता है, वो धुआं निकलना बंद हो गया और डेफिनेटली उसकी वजह से क्या हुआ, नेचर अपने आप को हील करने लगी। तो यहाँ पर भी यही कोशिश की गई है। द पोएट इज टेलिंग कि हर कोई अगर थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा तो जिन चीजों की वजह से हम नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं वो चीजें भी कंट्रोल होगी और नेचर को थोड़ा टाइम मिलेगा अपने आप को हील करने का। और अगर हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, इफ वी डोंट स्टॉप दिस टाइप ऑफ ग्रीन वॉर्स, अगर हम नेचर को एक्सप्लॉइट करना बंद नहीं करते हैं, सो वी आर नॉट फार अवे फ्रॉम द डे व्हेन वी विल बी एट द एज ऑफ एक्सटिंक्शन। मतलब वो दिन दूर नहीं जब हम अपने आप को, पूरी ह्यूमन रेस को फिनिश करने के पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद उन्होंने क्या कहा? वार्स विथ गैस, वार्स विथ फायर। अब यहाँ पे वार्स विथ गैस और वार्स विथ फायर मतलब इन्होंने क्या कहा कि द साइंटिस्ट, दे आर इन्वेंटिंग न्यू वेपन्स ऑल द टाइम। जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, दे इन्वेंट न्यू टाइप्स ऑफ वेपन। वो लोग क्या करते हैं? नए नए तरीके के वेपन्स इन्वेंट करते हैं। माइक म्यूट करो, मेरी खुद की आवाज मुझे रिपीट सुनाई दे रही है। ओके मैम। When they invent new types of weapon, so definitely they invent the weapon because they want to safeguard their country. हर कंट्री अपनी अपनी सुरक्षा के लिए तरह तरह के वेपन्स को बनाकर रखता है, ठीक है। बट समटाइम इट हैपन्स, कभी कभी ऐसा होता है कि किन्हीं दो कंट्रीज के बीच का डिस्प्यूट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो लोग वॉर स्टार्ट कर देते हैं। और उस वॉर में क्या होता है कि दे डोंट थिंक कि ये पर्टिकुलर वेपन अगर हम किसी दूसरी कंट्री पर यूज करेंगे तो उसके क्या क्या लॉस हो सकते हैं। सो द पोएट इज टेलिंग अस कि हमें ये जो गैस के साथ या फायर, गैस और फायर इट मींस गैस के साथ वॉर मतलब केमिकल वॉर जो होते हैं, है ना, और फायर मिसाइल्स वगैरह जो नए नए तरीके के बॉम्ब बनते हैं, इन सारी चीजों का जो इन्वेंशन है ये थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर दिया जाना चाहिए, सो दैट द कंट्रीज में गेट अ चांस टू इम्प्रूव देयर रिलेशनशिप। हर एक कंट्री जिनके बीच में किसी तरह के डिस्प्यूट्स हैं, वो सारे के सारे डिस्प्यूट्स को उनको दूर करने का मौका मिल सके। आगे देखें। सी केमिकल वॉर्स मतलब किसी पर्टिकुलर तरह का केमिकल प्लेन्स के थ्रू किसी दूसरी कंट्री पर छोड़ दिया जाता है, उसकी वजह से वॉर। और इन सारे वॉर से होता क्या है? डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। लोग मरते हैं, डिस्ट्रक्शन होता है। फिर देखिए, victories with no survivors would put on, sorry, victories with no survivors। और किस चीज पर हमें एक कंट्रोल करना चाहिए? विक्ट्रीज विथ नो सर्वाइवर्स। देखिए यहाँ इस लाइन का क्या मतलब है? विक्ट्रीज विथ नो सर्वाइवर मतलब इफ ऑल द कंट्रीज विल फाइट विथ ईच अदर, जितनी भी कंट्रीज हैं वो अगर एक दूसरे के साथ वॉर करेंगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाएगी, है ना। आपने देखा होगा अगर वॉर स्टार्ट होता है तो क्या उस वॉर में ऐसा होता है कि किसी एक ही कंट्री के बहुत सारे सोल्जर्स की डेथ हो? नो, दोनों ही कंट्रीज को नुकसान उठाना पड़ता है। तो एक पॉइंट ऐसा भी आ सकता है कि
जब दो कंट्रीज के बीच में वॉर हो, एक कंट्री जीत जाए, लेकिन इस लेवल तक नुकसान हो उसको कि वहां पर उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए कोई बचे ही ना। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। फिर उन्होंने कहा है पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स। उन्होंने क्या कहा है, लेट्स पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स। यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, लेट्स पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, इसका मतलब दो मीनिंग है यहाँ पर। द फर्स्ट वन इज लाइक व्हेन द सोल्जर्स फाइट इन अ वॉर, सोल्जर्स जो है जब वॉर में लड़ाई करते हैं, सो दे गेट देयर क्लॉथ्स डर्टी, उनके जो कपड़े हैं वो गंदे हो जाते हैं विथ द ब्लड, है ना। मान लीजिए किसी सोल्जर को चोट लगी है तो उसको डेफिनेटली ब्लीडिंग होगी और उसके जो क्लॉथ्स है, उसकी ड्रेस है, पूरी खराब हो जाएगी। और दे आर फाइटिंग इन सॉइल, जिस तरीके की बॉर्डर है, कैसी भी कंडीशन में उनको लड़ना पड़ता है ना। सो वो लोग क्लीन क्लॉथ्स कब पहनेंगे, व्हेन द वॉर विल एंड, जब वॉर खत्म हो जाएगा, इन दैट कंडीशन दे विल चेंज देयर डर्टी क्लॉथ्स एंड वियर न्यू क्लॉथ्स। मतलब यहाँ पे पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स का मतलब है द पोएट वांट्स कि हम वॉर को थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर दें और एक नई बिगिनिंग करें। मैंने यहाँ पर बताया पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स के दो मीनिंग है। पहला, टू स्टॉप वॉर्स, वॉर को स्टॉप करना, एंड सेकेंड, टू बिगिन, टू स्टार्ट समथिंग न्यू, एक नई शुरुआत करना। ठीक है, the poet wants that we should just forget the disputes and we should just ignore the destructive activities, जो भी destructive activities हम करते हैं उनको थोड़ी देर के लिए रोक दे और एक नई सोच के साथ आगे बढ़े। राइट, नेक्स्ट इज and walk about their with their brothers in the sheds during doing nothing। और फिर आप देखिए इसके पहले के जो दो इमेजेस देखे होंगे आपने, when we see these images, जब हम इन इमेजेस को देखते हैं so we feel something negative, है ना। यहाँ पर केमिकल वॉर, मतलब पिक्चर इसको देखकर ऐसा लग रहा है अभी अभी यहाँ पर कोई, और सेकेंड में भी यू कैन सी दिस सोल्जर क्वाइटली कहीं पर जाने रहे हैं, है ना। तो ये दो इमेजेस जब हम मैम आवाज गेट ए नेगेटिव, बेटा देयर मे बी सम नेटवर्क प्रॉब्लम, बारिश का मौसम है ना, वो तो यस आपकी क्लास चल भी रही है, इससे पहले तो क्लास ही डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओके मैम। जब हम ये दो पिक्चर्स देखते हैं तो हमें ये लगता है कि एक सैड मोमेंट, दिस इज अ सैड मोमेंट। आप सोचिए कहीं पर अगर केमिकल वॉर हुआ है, कहीं पर कोई मिसाइल गिरी है, तो डेफिनेटली सम पीपल मस्ट बी इंजर्ड, कुछ लोग किसी भी तरह से घायल तो हुए ही हुए होंगे, है ना। लेकिन when we look at this picture, जब हम ये वाला एक पिक्चर देखते हैं, so this image is so beautiful, है ना। बहुत सुंदर सी इमेज दिख रही है। इस इमेज को देखकर ऐसा लग रहा है that everything is normal, हर चीज कैसी है, नॉर्मल है। तो पोएट का कहना है why not wear white new और clean clothes, क्यों ना हम क्लीन क्लॉथ्स पहन ले एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड्स। और हम जो हमारे ही जैसे लोग हैं, हमारे जो ब्रदर सिस्टर्स हैं, उनके साथ चले शेड में। शेड मीन्स अ पीसफुल प्लेस, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इन द शेड मीन्स पीस एंड लव टुवर्ड्स द नेचर एंड विदाउट वायलेंस, मतलब बिना किसी वायलेंस के एकदम शांति के एटमॉस्फेयर में हम चले। डूइंग नथिंग, और हम उस समय कुछ भी ना करें। कुछ भी ना करें से मतलब वी शुड नॉट डू एनीथिंग डिस्ट्रक्टिव, कुछ ऐसा ना करें जिससे किसी का नुकसान हो। जस्ट लाइक शेड्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्श सन, वी शुड प्रोटेक्ट एंड शेल्टर ईच अदर एज ब्रदर्स एंड लिव इन पीस एंड हार्मोनी। जैसे कि जो शेड है, शेड का मतलब होता है छांव, है ना। पेड़ के नीचे अगर हम खड़े होते हैं तो
हमें धूप से हम बच जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम अगर ब्रदरहुड में और यूनिटी में रहते हैं तो हमारी लाइफ बिल्कुल पीसफुल तरीके से चलती जाती है। नेक्स्ट, what I want should not be confused with total inactivity। अब यहाँ पर ये पिक्चर देखो सामने, दिस इज एन एक क्या कह सकते हैं, एक सिंबॉलिक पिक्चर है कि एक वो दिखने में तो एक आलू है, और सिंबल ये क्या सिंबल कर रहा है, मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक पर्सन बिना कोई काम किए आराम से बैठा हुआ है। पोएट का कहना ये है शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी। उनका ये कहना है कि हमको, पोएट ने कहा कि आप शांत रहिए, कुछ मत कीजिए, कुछ मत बोलिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल टोटल इनएक्टिविटी में बैठ जाएं, ठीक है। द पोएट वांट्स अस दैट हिज मैसेज ऑफ साइलेंस should not be confused with total inactivity or inertia. He does not want us to stop our work, but to take some time and analyze the result of our deeds। देखिए, पोएट का ये कहना है that you should not stop completely। ऐसा नहीं है कि आप अपना काम करना बिल्कुल बंद कर दें। उनका कहना सिर्फ इतना है, just take some time, थोड़ा सोचे और एनालाइज करें जो भी हमने किया है। what are the positive in that, what are the negative things in that। कौन सी चीजें पॉजिटिव है हमें आगे रिपीट करना चाहिए, कौन सी चीजें नेगेटिव है दैट वी शुड स्टॉप डूइंग, जो चीजें हमको करना बंद कर देना चाहिए। डूइंग नथिंग एंड इंडल्जिंग इन साइलेंस विल रिफ्यूल एंड रिफ्रेश आवरसेल्व्स फॉर अ मोर फुलफिलिंग लाइफ। फिर उनका कहना है कि अगर हम थोड़े टाइम के लिए चुप रहेंगे और बिल्कुल साइलेंस में इंडल्ज रहेंगे तो हम ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। सी, वी स्टडी फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, है ना, मंडे से लेकर फ्राइडे तक हम स्टडी करते हैं। आवर शेड्यूल इज सो हेक्टिक, एक पर्टिकुलर टाइम पर हमें क्लास में अवेलेबल होना ही पड़ता है और उतना टाइम पूरा पैक होता है हमारा, है ना। दैट इज अ रूटीन। स्कूल जाएंगे आप, स्टडी करेंगे, इवनिंग में क्लास लेंगे, you are completely busy, you don't get time for any kind of enjoyment। लेकिन जैसे ही वीकेंड आता है, जैसे ही सैटरडे संडे आता है, हम खुश हो जाते हैं, है ना। कैसे खुश हो जाते हैं हम, बिकॉज दैट टाइम वी आर नॉट हैविंग एनी बॉन्डेशन। कोई बॉन्डेशन नहीं होता है कि आपको इस टाइम पे क्लास में होना ही है या आपको स्कूल जाना ही है। तो वो जो 2 दिन का समय होता है, इन दैट 2 days वी इंजॉय। और फिर जब हम मंडे को वापस स्टार्ट करते हैं हमारा रूटीन, सो वी फील रिफ्रेश, हम थोड़ा रिफ्रेश फील करते हैं। सो द पोएट इज ऑल्सो टेलिंग अस दिस, पोएट का भी यही कहना है, जस्ट टेक सम टाइम एंड थिंक एंड एनालाइज कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर द पॉजिटिव, व्हाट आर द नेगेटिव। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल इनएक्टिव बैठ जाए, क्योंकि पोएट ने कहा है वी मस्ट डू समथिंग पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। अब उन्होंने क्या बताया है इसमें, ही फर्दर क्लेरिफाइज हिज मैसेज डज नॉट हैव एनी कनेक्शन विथ डेथ। अब जैसे टोटल इनएक्टिविटी का मतलब यहाँ पर क्या बताया है उन्होंने, डेथ, है ना। व्हेन समबडी इज डेड, किसी की डेथ हो जाती है, सो दैट पर्टिकुलर पर्सन डजंट मूव, डजंट स्पीक एनीथिंग। तो उन्होंने अपना मैसेज क्लेरिफाई किया है कि मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं टोटली इनएक्टिव होने के लिए कह रहा हूँ, इसका मतलब डेथ, नो। ही जस्ट वांट अस टू स्टॉप फॉर अ वाइल एंड फील द tranquility of the positive introspection and not to be confused with total inactivity or death। उनका कहने का मतलब है कि हम शांत रहकर इंट्रोस्पेक्शन करें। अब इतनी बार मैंने इंट्रोस्पेक्शन वर्ड यूज किया है, इंट्रोस्पेक्शन का मीनिंग आप समझ गए होंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन से क्या समझते हैं आप, क्या मतलब होता है, अब बताइए भूपेंद्र। मैम चुप रहना।
नहीं, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब चुप रहना एक अलग चीज है। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है चुप रहकर अपनी जितने भी डीड्स है, डीड यानी जो भी काम आपने किया है, टू थिंक कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब एक तरीके की, जैसे वो होता है ना, चेक करना। ठीक है, आपने देखा होगा कभी कभी स्कूल में इंस्पेक्शन होता है। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? जांच करना। यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन का मतलब भी यही है ना। इंट्रोस्पेक्शन मतलब व्हेन अ पर्सन इज थिंकिंग अबाउट हिज और हर डीड्स हिमसेल्फ, मतलब कोई खुद अपनी गलतियों को ढूंढता है, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन, है ना। एंड नॉट टू बी कंफ्यूज, और हमको उन्होंने क्या कहा है कि चुप रहकर अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट कीजिए, पर इसका मतलब ये मत समझिए कि पोएट डेथ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, he does not want death to interfere in our life before time. It should come at the end of life, lived full and well, without regret. फिर देखिए इन्होंने आगे क्या बताया है कि पोएट ये नहीं चाहते हैं कि उनकी जो लाइफ है उसमें उन्हें डेथ का सामना समय के पहले करना पड़े। यू नो, इन द स्टार्टिंग लाइन्स ऑफ द पोएम, पोएम की जो स्टार्टिंग लाइन्स हैं उसमें पोएट ने हमको ये समझाया है दैट वी आर बिजी इन अवर शेड्यूल। हम सब लोग अपने अपने शेड्यूल में बहुत ज्यादा बिजी होते हैं। ऑल द पीपल आर जस्ट लिविंग देयर लाइफ विदाउट एनी एंजॉयमेंट। सारे लोग क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ में जो उनका एक प्रॉपर रूटीन है उसमें चलते जा रहे हैं। दे डोंट थिंक अबाउट एनी सॉर्ट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन और एंजॉयमेंट। किसी भी तरीके के एंजॉयमेंट या इंट्रोस्पेक्शन के बारे में नहीं सोचते हैं। तो पोएट का कहना है कि जो ऐसी लाइफ है उस लाइफ का क्या मतलब, एक टाइम ऐसा आएगा जब सबकी लाइफ एंड हो जाएगी, और अगर आपने अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट नहीं किया है तो आप रिग्रेट करेंगे। यू विल रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब होता है पछताना। पोएट का कहना है कि इनएक्टिव हो जाइए, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप पॉजिटिव चीजें करना भी बंद कर दीजिए। If we were not so single minded about keeping our lives moving, फिर इन्होंने यहाँ पर क्या बताया है, सिंगल माइंडेड एक वर्ड होता है। आपने भेड़ चाल वर्ड सुना है? भेड़ चाल कभी हिंदी में? यस मैम। क्या मतलब होता है इसका? धीरे चलना। नहीं, धीरे चलना नहीं। यही क्वेश्चन एक बार और मैं पूछ चुकी हूँ आपसे, खैर छोड़िए। भेड़ चाल का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने जो एक्टिविटी की है, जो जैसे सब्जेक्ट के सिलेक्शन की बात अगर हम करें, है ना, आपने देखा होगा कि टेंथ पास करने के बाद 11th में हमें एक सब्जेक्ट चूज करना होता है ना। कुछ लोग साइंस चूज करते हैं, सम पीपल चूज बायो, सम पीपल चूज मैथ्स, सम कॉमर्स, आईपी, अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट होते हैं। इन 10th क्लास स्टूडेंट्स आर नॉट सो सेंसिबल, बहुत ज्यादा समझदार नहीं होते हैं। वो लोग बहुत लंबी प्लानिंग करके सब्जेक्ट चूज नहीं करते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल पीपल। कुछ स्टूडेंट जो थोड़े से कंफ्यूज होते हैं वो लोग क्या करते हैं, दे चूज द सब्जेक्ट देयर फ्रेंड हैज चूजन। वो लोग उसी सब्जेक्ट को चूज कर लेते हैं जो उनके फ्रेंड ने चूज किया है ना। तो ये होता है भेड़ चाल, कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने जो किया है उसी के पीछे चलते जाएं। यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल ह्यूमन begin at work endlessly with the aim of completing all their tasks. हर कोई अपना काम शुरू करता है endlessly, मतलब कोई जो पर्टिकुलर टास्क उन्होंने शुरू किया है वो एक के बाद एक चीजें आती जाती है, खत्म नहीं होती है। उनको क्या करना है, when they start studying, तो उनका एक फर्स्ट एम होता है दे शुड पास 10th क्लास विथ गुड परसेंट। 10th क्लियर हो गया, 12th अच्छे परसेंट से पास करना है। सेकेंड टास्क ये हो गया। फिर थर्ड टास्क
एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसके बाद उनका टास्क आ जाता है दे शुड बी सिलेक्टेड इन अ प्रॉपर कंपनी, उनका प्लेसमेंट एक अच्छी कंपनी में हो जाए, नेक्स्ट टास्क उनकी जॉब अच्छी हो जाए, उसके बाद लाइफ में और भी एक्टिविटीज होती है, देयर मैरिज, देयर फैमिली। तो एक के बाद एक टास्क वो सारे कंप्लीट करते जाते हैं, दे डोंट थिंक अबाउट देयर इंजॉयमेंट। वो ये नहीं सोचते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज अगर वो कर रहे हैं, सो व्हाट इज द इंजॉयमेंट बिहाइंड दैट, उस पर्टिकुलर टास्क को करने में वो उसको एज ए रेगुलर एक्टिविटी पूरा ना करे, दे शुड जस्ट थिंक अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर टास्क। एक बार सोचे कि जो एक्शन वो लेने जा रहे हैं उसमें क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। The poet comments on man's erroneous notion of progress, which is mechanical movement forward. अब यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है कि ह्यूमन बीइंग की जो प्रोसेस है, लाइफ आगे बढ़ने की जो प्रोसेस है, वो बिल्कुल एक मोनोटोनस लाइफ है, उनकी मैकेनिकल मशीनों की तरह वो चलते जा रहे हैं। आप इसमें एक रिलेवेंट पिक्चर भी देख सकते हैं। ये जो पर्सन है, दिस पर्सन इज कलेक्टिंग मनी। तो आजकल के समय में सभी लोगों का जो एम है वो यही हो गया है कि पैसे कलेक्ट करें, लेकिन उनका कहना है कि हमें इस तरीके से सिंगल माइंडेड नहीं होना है, वी मस्ट थिंक अबाउट एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ के एंजॉयमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए। एंड फॉर वंस could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. फिर उनका ये कहना है कि जो लाइफ है वो तो चल ही रही है अपनी स्पीड से, एंड एवरीबडी इज कंप्लीटिंग देयर वर्क, सब लोग अपना अपना काम करते जा रहे हैं, लेकिन अगर हम सभी, not for only 1 or 2%, the poet is talking about everybody, हर किसी के बारे में बात कर रहे हैं वो, कि perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves। मतलब हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद ही नहीं समझ पाते हैं कि हम चाहते क्या है। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए साइलेंस रहे, इफ वी सी इन आवर सेल्स, अब अगर हम अपने खुद के थॉट्स को स्टडी करें, खुद के थॉट्स को थोड़ा सा समझें, तो हो सकता है ये जो एक मैकेनिकल लाइफ हमारी चल रही है ये थोड़ी सी चेंज हो जाए। हमें कहीं ना कहीं इस चीज का डर है कि एक के बाद एक सारे टास्क हम कंप्लीट कर ले, ना जाने कौन सा दिन हो जो आखिरी दिन हो, है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। सबके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात जरूर आती है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उनको ये लगता है कि अब टाइम गुजरता जा रहा है, टाइम इज गोइंग ऑन, सो वी मस्ट रश फास्ट, हमको और ज्यादा तेज चलना है, ठीक है। सो द पोएट सेज पॉजिंग फॉर अ व्हाइल, भूपेंद्र आप पढ़ो दिस पैराग्राफ। ही सेज, मैम कहाँ से? the first explanation, he says pausing for a while, he say शुरू से ही he says, while यहाँ से he say pausing for a pause while, यानी रुकना, pausing for a while will help appreciate their achievement and their lives would become happier। स्टॉप, वुल्ड नहीं वो वुड है ना। देखिए उनका कहना है कि अगर हम थोड़ी सी देर के लिए रुकेंगे, सोचेंगे, तो हो सकता है हमने अपनी लाइफ में जो भी अचीव किया है उसको सोचकर हमारी लाइफ थोड़ी सी हैप्पी बन जाएगी, ठीक है। By keeping quiet, we will be able to understand the true purpose of our life. हम हमारी लाइफ का एक ट्रू पर्पस समझ पाएंगे। क्या हमारी लाइफ का पर्पस ये है कि हम बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर ले, बहुत रिच बन जाएं? नहीं, द पर्पस ऑफ अवर लाइफ इज टू बी हैप्पी। हमारी लाइफ का पर्पस क्या है कि हम खुश रहें, एंड वी वांट टू लिव इन पीस, एकदम शांत
एटमॉस्फेयर में रहे, देयर शुड बी यूनिटी ऑल अराउंड, है ना। तो ये हमारी लाइफ का पर्पस है, पर हम लोग इस पर्पस को थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर देते हैं। हमारे लिए मटेरियलिज्म, देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, मटेरियलिज्म। इन हिज ऑब्सेशन विथ मटेरियलिज्म he sacrifices his emotional needs। मतलब आप देख सकते हैं that nowadays so many people are working, means they are working in a 9 to 5 job। उनका जो काम है वो कैसा रहता है, मॉर्निंग 9 से शुरू होता है, इवनिंग 5 पर एंड होता है, पूरा दिन निकल जाता है। इनमें से कई लोग ऐसे हैं, जैसे अभी जब से कोरोना आया है तब से वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया है ना। तो वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है कि दे आर वर्किंग एट देयर होम, वो लोग अपने अपने घर में काम कर रहे हैं, है ना। तो वो लोग अपने ऑफिस से भी ज्यादा टाइम घर पर देने लगते हैं। व्हाट दे डू, दे डोंट स्पेंड टाइम विथ देयर फैमिली। उनकी जो इमोशनल नीड्स हैं, अगर वो किसी वजह से परेशान हैं, इफ दे आर टायर्ड, सो दे डोंट शेयर दिस विथ एनीबडी। अपनी फैमिली में भी किसी के साथ शेयर नहीं करते। व्हाई? बिकॉज दे थिंक, उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये अगर हम करने गए तो हमारा टाइम वेस्ट हुआ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पोएट का मानना है कि पीपल शुड इंट्रोस्पेक्ट, दे शुड टेक अ ब्रेक, ताकि वो ये समझ पाए कि उनका जो मन है वो क्या चाहता है। ठीक है। Yes, ma'am. Perhaps the earth can teach us when everything seems dead and later proves to be alive। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या कहा है कि हो सकता है कि नेचर आपको कुछ सिखाए। द पोएट सजेस्ट द मैन शुड लर्न फ्रॉम नेचर, नेचर से सीखना चाहिए। आपने देखा होगा अलग अलग सीजन जो चेंज होते हैं, तो सीजन के चेंज के साथ साथ हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी चेंज होता है। आप ये पिक्चर देख सकते हो सामने, है ना। गर्मियों के मौसम में किस तरीके का की सीनरी रहती है आसपास, वही स्प्रिंग सीजन में कैसी हो जाती है। वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्री। एक ट्री का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब फॉल या ऑटम सीजन कम्स, पतझड़ का मौसम जब आता है, तो उस पेड़ की सारी पत्तियां गिर जाती है ना। तो एक तरीके से ये माना जा सकता है दैट द ट्री इज डेड। वो ट्री जो है वो पूरा डेड हो गया, उसमें एक भी पत्ती नहीं बची। Yes, लेकिन फिर क्या होता है, व्हेन स्प्रिंग सीजन कम्स, जब स्प्रिंग फरवरी का मौसम आता है, तो धीरे धीरे फिर से सारे फ्लावर्स, सारी जो लीव्स है वो वापस से आने लगती है। ऐसा लगता है कि लाइफ जो है वो फिर से आगे बढ़ रही है। तो हमें अर्थ से सीखना चाहिए कि व्हेन वी आर थिंकिंग दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू एंड, जब हमारे दिमाग में ये समझ में आता है कि हर चीज एंड होने जा रही है, सो देयर इज समथिंग, देयर मे बी समथिंग, कि वो आपको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाए आपकी लाइफ का। इट हैपन समटाइम विद अस, कभी कभी हमारे साथ होता है दैट वी फील सो डिसअपॉइंटेड। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में, किसी एग्जाम में हमको सक्सेस नहीं मिली, तो ऐसी जो एग्जाम है, क्या हम ऐसा करेंगे कि नहीं अब इस तरह की कोई एग्जाम देना नहीं? क्या वो हमारा लास्ट एफर्ट होता है? नहीं, वी ट्राई। हम और वो सजेस्ट किया है, जो लोग हार मान जाते हैं उनको ये सजेस्ट किया है दैट दे शुड लर्न फ्रॉम नेचर, नेचर से, अर्थ से सीखना चाहिए। एक पॉइंट पे जब सब खत्म हो जाता है तो नई शुरुआत होती है ना। अब ये लास्ट लाइन है इस पोयम की। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। फिर इतनी सारी चीजें समझाने के बाद पोएट ने क्या कहा कि अब क्योंकि आपको इंट्रोस्पेक्शन का एक मीनिंग समझ में आ गया है, इंट्रोस्पेक्शन क्यों करना है ये समझ में आ गया है, तो मैं 12 तक काउंट करूंगा
और आप चुप रहिए एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। ठीक है, इसमें देखिए, द पोएट हैज कन्वेड द पर्पस ऑफ हिज मैसेज, उन्होंने अपना मैसेज वापस से इन्होंने कन्वे किया है। ही आस्क्ड द पीपल वंस अगेन टू टेक अ पॉज, कंटिन्यू टिल 12 एंड वॉक आउट एंड वॉक्स आउट, ही लीव्स अस थॉटफुल एंड पेंसिव। फिर यहाँ पर पोएट ने फिर से क्या कहा है कि अब आप लोग 12 तक गिनिए और चुप रहिए और मैं चला जाऊंगा। द पोएट इज टेलिंग कि ऐसा नहीं है कि जब मैं सामने हूं तब आप 12 तक काउंट करें और शांत रहें, अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, नहीं, जब मैं नहीं हूं। अब यहाँ पर मैं से मतलब क्या है, यू नो, द पीपल नीड समबडी टू ऑब्जर्व देमसेल्व्स, लोगों को चाहिए होता है कि कोई उनको ऑब्जर्व करे, है ना। जैसे इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ अ क्लास, अगर हम एक क्लास का एग्जांपल लें, तो क्लास में अगर टीचर होते हैं, सो द स्टूडेंट्स वर्क क्वाइटली, स्टूडेंट्स अपना काम बिल्कुल क्वाइटली करते हैं, दे डोंट टॉक विथ ईच अदर, है ना, और सारी चीजें नॉर्मल चलती है। बट इफ द टीचर लीव्स क्लास फॉर अ वाइल, अगर टीचर थोड़ी सी भी देर के लिए क्लास को छोड़कर बाहर जाते हैं, तब क्या होता है बताइए भूपेंद्र, आप भी स्कूल जाते हो ना, क्या करते हैं आप लोग जब थोड़ी सी देर के लिए टीचर क्लास में से बाहर जाते हैं? मैम सभी आवाज करने लग जाते हैं, या स्टूडेंट स्टार्ट टॉकिंग। जो तो पोएट का मतलब यह है कि आपको ये नहीं सोचना है कि कोई आपको ऑब्जर्व करे तब आप इंट्रोस्पेक्शन करें, इंट्रोस्पेक्शन आपको करना है अपने लिए, है ना। पोएट लीव्स अस थॉटफुल एंड पेंसिव, पोएट जो है वो हमें थॉटफुल सोचते हैं, पोएट ये एक्सपेक्ट करते हैं हमसे दैट वी मस्ट थिंक, सोचना चाहिए हमें अबाउट ऑल द थिंग्स, जितनी भी चीजें हमारे आसपास है उनके बारे में। वी मस्ट स्टॉप द डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, हमको डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज को स्टॉप करना चाहिए। सो विथ दिस द पोएम इज एंड, इसके साथ ही ये पोएम एंड हो जाती है। नाउ टेल मी, इंट्रोस्पेक्शन का मीनिंग बताओ अब फिर से। बताइए इंट्रोस्पेक्शन का मतलब। मैम अपने वर्ड्स में बताओ, ये मत सोचो कि मैंने क्या बताया था, आपको इंट्रोस्पेक्शन से क्या समझ में आया। ऐसे नहीं करना है भूपेंद्र, है ना, 2 दिन से हम इस पोयम को पढ़ रहे हैं। इंट्रोस्पेक्शन का मीनिंग एक बार फिर से बता रही हूँ मैं आपको। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स टू फाइंड आउट अवर ऑन मिस्टेक्स एंड ट्राई टू करेक्ट देम, अपनी खुद की मिस्टेक्स को सही का ढूंढना और उनको करेक्ट करना, है ना। और कीपिंग क्वाइट, इस पोयम में पोएट ने एक नंबर यूज किया है 12, सिर्फ 12 ही क्यों यूज किया है? मैम वो 12 सेकंड था ना, 12 सेकंड में आपने बताया था। नहीं तो 12 ही क्यों यूज किया है उन्होंने, और कोई नंबर भी तो 10 सेकंड में तो बोल सकते थे, 12 ही क्यों बोले? मैम उसका लकी नंबर पाएगा ले कोई। गेस थोड़ी करना है भूपेंद्र, आई टोल्ड यू। सी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, दैट्स व्हाई आई आस्क यू। आया सी, मैं आपको एक और नई स्क्रीन शेयर करती हूँ, उसमें इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, और उसका पीडीएफ भी मैं आपको पॉसिबल होगा तो भेज दूंगी। जस्ट अ सेकंड, है ना, आई एम ओपनिंग इट। कीपिंग क्वाइट क्वेश्चन आंसर्स। सी, ये कॉम्प्रिहेंशन के लिए आता है, मींस सम लाइंस ऑफ पोएम्स आर गिवन, पोएम की कुछ लाइन दी जाती है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है।
है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, मतलब हम 12 तक गिनेंगे और चुप रहेंगे। सबसे पहले में तो इसमें पोएम का नाम और पोएट का नाम पूछा है। सेकंड में देखिए, ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है ना, वो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट आस्क अस टू काउंट टू 12, मतलब पोएट जो है वो हमको 12 तक काउंट करने के लिए क्यों कहते हैं। देखो आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियर आंसर है ये। देर आर क्लॉक ओनली 12, हाँ, देर आर ओनली 12 साइन ऑन द क्लॉक टू मेजर आवर्स, मतलब घड़ी में 12 के बाद कोई आवर्स नहीं दिए हुए होते हैं, देर आर ओनली 12 आवर्स। तो उन्होंने इसीलिए इस नंबर को लिया है, 12 आवर्स, 12 मंथ्स, 12 zodiac sign। Therefore, the poet asks us to count till the clock measures these horns। मतलब जब तक वो पूरा एक राउंड नहीं करती है क्लॉक, तब तक के लिए हमको शांत रहने के लिए पोएट ने कहा है ना। और इसका मतलब ये भी हो सकता है दैट द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द होल डे, इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए कहा है। तो पूरे 12 घंटे में से 12 सेकेंड तो हम निकाल ही सकते हैं टू थिंक अबाउट आवरसेल्व्स, अपने बारे में सोचने के लिए। नेक्स्ट है, व्हाई डज द पोएट आस्क अस टू कीप स्टिल, पोएट हमसे चुप रहने के लिए क्यों कहते हैं। सी व्हाट इज द आंसर, टू मच एक्टिविटी एंड रश हैज ओनली ब्रॉट मिसफॉर्च्यून्स टू मैनकाइंड, हेंस इट इज बेटर टू बी क्वाइट एंड स्टिल। उन्होंने क्या कहा है कि बहुत ज्यादा एक्टिविटीज, बहुत ज्यादा रश होना हमारे लिए कई बार मिसफॉर्च्यून लेकर आता है। जैसे देखिए, समटाइम वी डिस्कस अबाउट समथिंग, कभी कभी हम क्लास के, ही एक एग्जांपल ले लें, कभी कभी हम क्लास में अदर स्टूडेंट्स के साथ में कुछ डिस्कस करते हैं और मान लीजिए कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, दो लोग हैं, उनके बीच में उनके ओपिनियंस मैच नहीं कर रहे, थोड़ा सा झगड़ा होने लगा उनका। तो अगर वो लोग चुप हो जाएंगे तो वो झगड़ा रुक सकता है, लेकिन अगर वो लोग बोलते ही रहेंगे तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट इन्होंने कहा, दूसरा उन्होंने कहा, ऐसे ऐसे करके क्या होगा, झगड़ा बढ़ जाएगा। तो पोएट का कहना है कि बहुत ज्यादा एक्टिविटी या बहुत ज्यादा बोलना कई बार हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इसीलिए हमें चुप रहना चाहिए। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, से नंबर, उस पैसेज में नंबर्स बोलने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया है, काउंट, और क्वाइट एंड मोशनलेस के लिए यूज किया है उन्होंने स्टिल। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन में दिखेगा ये आपको, नाउ वी विल काउंट, ये काउंट यानी गिनना, एंड कीप स्टिल, स्टिल यानी बिल्कुल मोशनलेस, खड़े हो जाना। ठीक है, सो फॉर टुडे इतना ही। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वी विल कंप्लीट टुमारो, कल ये पूरा हो जाएगा आपका, राइट, देन वी विल स्टार्ट अ चैप्टर। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू, बाय।